Hello friends, today I am going to start with 10th standard science lecture number 2 gravitation. In last lecture we have studied what is gravitational forces, what is Kepler's law, what is universal law of gravitation, and today in this lecture we are going to study about acceleration due to gravitational force of the earth and escape velocity. So starting with the topic acceleration due to the gravitational force of the earth. In this acceleration due to gravitational force of the earth, we are going to study what is earth gravitational acceleration, earth gravitational acceleration, or acceleration ड्यू टू दी ग्रेविटी. क्या पढ़ेंगे हम? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटी. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी और अर्थ ग्रेविटेशनल होता गया है. जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अर्थ की वजह से क्रिएट होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ही क्रिएट करता है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी बॉडी पे वो एक्ट करता है, वो फोर्स, उसके वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी. जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का बॉडी पे एक्ट करता है, वो क्या करता है? एक्सेलरेशन क्रिएट करता है. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू the earth acting on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity, and it is denoted by g acceleration vector. तो क्या है acceleration due to gravity? The gravitational force due to the earth acting on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity. It is denoted by g acceleration vector. जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की वजह से क्रिएट होता है, किसके थ्रू एक्ट करता है? बॉडी के ऊपर एक्ट करता है. वो क्या करता है? एक्सेलरेशन क्रिएट करता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये जो जी का वैल्यू है ना, वो अर्थ सरफेस में कितना होता है, कुछ अर्थ सरफेस के ऊपर कितना होता है, और वो अर्थ सरफेस के अंदर कितना होता है, वो भी हमें जानना ज़रूरी है. तो वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये अर्थ है, उसके सरफेस में मैंने एक बॉडी को रखा है. अर्थ है, उसके सरफेस में मैंने क्या रखा है? एक बॉडी को रखा है. सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके बॉडी तक डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द अर्थ, यस और नो? सो एम इज मास ऑफ द बॉडी, एम इज मास ऑफ द अर्थ. आपको मालूम है वैल्यू कितना होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था. आर इज व्हाट? radius of the earth, yes or no? G is what? Gravitational acceleration. ठीक है. अब ये जो बॉडी का वेट कितना है? mg. और ये बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? वेट के बराबर लग रहा है. जो भी फोर्स है बॉडी का किसके बराबर होगा?
वेट ऑफ द बॉडी, और वो वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये अर्थ सरफेस है, ये बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब क्या क्रिएट हो रहा है? एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो वो फोर्स कितना होगा? इस वेट के बराबर होगा, और वो फोर्स क्या होगा? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। सो वेट ऑफ द बॉडी is equal to gravitational force acting on it। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या है? mg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है? r, उसका स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में किया ना ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। तो ये m और ये m कट हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू क्या मिला? g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं? जहाँ पे g क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m इज वॉट? 6 इंटू 10⁻24 kg, r इज वॉट? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब इसको हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो g का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24 kg, और नीचे क्या? 6.4 इंटू 10⁻6 दी होल स्क्वायर। तो ये g का वैल्यू मुझे कितना आएगा मालूम है? g विल बी 9.77 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिला मुझे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हमने सुना है ना g का वैल्यू कितना होता है? 9.8। वो किससे आता है? इस तरह आता है। देखिए हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, वो क्या होता है, उसका g का वैल्यू क्या होता है वो देखा। अब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एट डेप्थ, वो भी देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटी। अभी वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट में देखते हैं। सरफेस में तो देख लिया, सरफेस में क्या है वैल्यू? g का 9.8। एट हाइट वेरिएशन ऑफ g एट हाइट h, मतलब क्या? ये अर्थ सरफेस है, एक बॉडी है, वो कुछ हाइट में है। अब इसके थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? सरफेस में देखा, पर ये जो अर्थ का रेडियस वो क्या रहेगा? r रहेगा ना। वो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट h डिस्टेंस के हाइट पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका? लेट अस कंसीडर डिस्टेंस एज ए r, ठीक है? r, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया? r, पर ये अर्थ सरफेस तक डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये हाइट कुछ हाइट पे है, तो हाइट h ऑफ द अर्थ। इसमें m क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी। कैपिटल M क्या होगा? मास ऑफ द अर्थ। R क्या होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ, बराबर? यस और नो? दिस R will be what? Radius of the earth, and H will be what? Height of the body from the surface of the earth, और ये छोटा r क्या होगा? बड़ा R प्लस H। यस और नो? सो नाउ हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपके टेक्स्ट बुक में थियोरी वाइज दिया है, मैं उस थियोरी को आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। आप इसको समझने के बाद टेक्स्ट बुक से रीड करना पैराग्राफ, आपको टोटली पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? mg। ये g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ हाइट ऑफ द बॉडी पे एक्ट हो रहा है, मतलब gh। तो यहाँ पे लिख देते हैं gh इज व्हाट? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ओके, तो एम जी क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ हाइट h में लग रहा है तो जी एच हो गया, इज व्हाट? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सॉर नो, यही होगा ना, ये आर का स्क्वायर ना, डिस्टेंस का स्क्वायर हमने पढ़ा था फोर्स का में। फोर्स इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? आर, उसका स्क्वायर। बट यहाँ पे आर क्या है? आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। तो एम जी एच क्या होगा? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। ये सॉर नो, आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। अब दिस एम एंड दिस एम विल गेट कैंसिल, तो जी एच क्या मिलेगा? जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। तो जी एच क्या मिला? जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ओके, अब हाइट h में जब जाता है बॉडी तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। g का वैल्यू 9.8 सेम होता है ना, बट कुछ कंडीशन ऐसा होता है जो वो वैल्यू चेंज हो जाता है। मतलब क्या? इक्वेटर में जब बॉडी रहता है तो वो क्या करता है? जब बॉडी इक्वेटर में रहेगा तो वो अर्थ सरफेस बॉल हो जाता है, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है, और पोल्स में जाएगा बॉडी तो पोल्स में जाने के बाद फ्लैटेड हो जाता है बॉडी, तो जी का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो जी एच में वैल्यू कितना आएगा? जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। वहाँ पे देखो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ दी अर्थ, रेडियस ऑफ दी अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶। कुछ हाइट रहेगा तो ये जी एच का वैल्यू चेंज रहेगा। तो जी का वैल्यू जो है वो फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ पे होता है? एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हाइट h में गया ना तो वैल्यू चेंज करता है। तो एट हाइट h वैल्यू चेंजेस। ओके, अब डेप्थ में जाएगा तो भी वैल्यू चेंज करेगा। डेप्थ मतलब क्या? वेरिएशन ऑफ, यहां पे देखते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। मतलब ये देखो, ये मेरा अर्थ सरफेस है, अब मैंने डेप्थ में लिया, मतलब अंदर लिया बॉडी को। ये अर्थ सरफेस का मास m था और डेप्थ में गया, मास m डैश हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस था, अर्थ का रेडियस था। ठीक है, अब इसका रेडियस कुछ और होगा, स्मॉल r इतना। तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा मेरे को? r माइनस डी, है ना? r माइनस डी मिलेगा ना, ये छोटा r माइनस डी, मतलब ये डिस्टेंस r है, d डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? r माइनस डी। तो उसी कंडीशन में तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसमें मास चेंज करेगा। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ में क्या होगा? इसका मास चेंज होगा। इसका मास कुछ m था, यहाँ पे जाने के बाद मास भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो g का वैल्यू है, g वैल्यू विल बी व्हाट? चेंज। तो फिक्स सेम वैल्यू कहाँ पे होगा? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हाइट में पहुंचेगा तो भी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, और डी जब डेप्थ में पहुंचेगा तो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, मालूम नहीं, पर वैल्यू चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो जी वैल्यू विल बी नॉट 9.8 एट हाइट h एंड डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस, इट विल बी चेंज। सो दिस इन दिस डेप्थ मास विल ऑल्सो चेंज। ओके, तो यहाँ पे जी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेप्थ में जी डी विल बी जी इंटू एम डैश अपॉन आर माइनस डी दी होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा जी डी का वैल्यू, बट सेम कहाँ होगा? एट दी अर्थ सरफेस। तो आपके टेक्स्ट बुक में थियोरी वाइज दिया है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, सम डेप्थ एंड एट द सरफेस। तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको देखिए और टेक्स्ट बुक में जाके रीड करिए, आपको ऑटोमेटिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। पर वैल्यू याद रखना है, जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मास एंड वेट।
मास एंड वेट। अब ये मास एंड वेट आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आपको रीड करना है ठीक से। मैं कंसेप्ट इसका एक्सप्लेन करा देता हूँ। मास इज व्हाट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट है, देखो ये बॉडी था ना, ये बॉडी था कि नहीं, इसका मास कैसे मालूम पड़ेगा? इसके अंदर कितने मैटर्स भरे। मैटर्स मीन्स व्हाट? एनीथिंग दैट वी कैन परस्यू थ्रू सेंसेस, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो मैटर, टाइनी पार्टिकल्स मिलेंगे तो मैटर में कन्वर्ट होगा। तो मैटर को कैसे पहचानेंगे? सेंस के मुताबिक, मतलब जो हम उसको वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं, हाँ इसको सेंसिंग से हम पहचान सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो मास क्या होगा? मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। मास इज द amount of matter present in the object। आपको 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होगा? इस kg। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? kg। एंड इट इज a स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में चलता रहता है, इसके लिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोला गया है। और नेक्स्ट इज व्हाट? वेट। वेट क्या है? थोड़ी देर पहले बताया। वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना फोर्स उस बॉडी में एक्ट करता है। वेट इज इक्वल टू फोर्स विच इज इक्वल टू mg। हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। कहाँ पे देखा था? gmm अपॉन आर स्क्वायर में वो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। तो पूछेंगे आपको एग्जाम में, व्हाट इज मास एंड वेट? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट इज kg, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेट इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, दैट इज mg इज योर वेट। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The energy stored in a object, the energy stored in an object because of position of a state is called potential energy। मतलब क्या? देखो ये अर्थ सरफेस था, यहाँ पे बॉडी था मेरा, इसमें एनर्जी कुछ स्टोर हुआ है बॉडी का, हाँ पर स्टोर हुआ है, पर मालूम नहीं पड़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें जीरो है क्योंकि वो मालूम नहीं पड़ रहा। अब कुछ हाइट h में जब मेरा बॉडी गया, इसमें कुछ एनर्जी हुआ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ ए स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी किस में डिपेंड करता है? बॉडी का पोजीशन कैसा है। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट because of its position of state is called potential energy। The energy stored in an object because of its position of a state is called potential energy, and this potential energy increases as we go to the ग्रेटेस्ट हाइट। मतलब देखो यहाँ पे अर्थ सरफेस था, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। थोड़ा ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी आया कुछ हाइट h में, और कुछ हाइट h में जाएंगे। मतलब जैसे ही हाइट h बढ़ता रहेगा, जैसे ही हाइट h बढ़ता रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट? इंक्रीजेस। सो दिस एनर्जी इंक्रीजेस as we go to the greater heights from the surface of the earth, from the surface of the
अर्थ। जैसे ही हम अर्थ सरफेस के और दूर दूर जाते रहेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एनर्जी बढ़ता रहेगा जैसे हाइट बढ़ते बढ़ते जाएगा, पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। जैसे ही मेरा हाइट बढ़ता रहेगा जी का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। मतलब क्या, देखो जी मैंने क्या बताया कि जो अर्थ है वो बॉडी पे फोर्स एक्ट कराता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट कराता है। जैसे ही बॉडी दूर जाता रहेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या है, व्हेन दी हाइट of the body from the surface of the earth increases, the acceleration due to gravity decreases. Acceleration due to gravity decreases. जैसे ही अर्थ से बॉडी दूर जाता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगा, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ, जैसे ही हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही हाइट बढ़ेगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नोट, अंडरस्टूड, ओके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। हाँ, मैंने एक और चीज़ बताया ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग फर्दर जी वैल्यू विल बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, जीरो, एंड इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया सर, नेगेटिव क्यों आया, पूछो। नेगेटिव मतलब क्यों आया कि जी का वैल्यू जब जीरो जाएगा और बढ़ते जाएगा, जीरो से कम हुआ तो नेगेटिव में चले जाएगा ना, इसके लिए पोटेंशियल वैल्यू विल बी व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, जीरो एंड नेगेटिव। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा वो भी जानना जरूरी है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल into mass of the body or satellite, mass of the body और satellite। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने जी का वैल्यू निकाला ना, क्या है, जी इंटू एम अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू होता है, ये माइनस में होगा, इंटू मास ऑफ द बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितना मिलेगा, दैट इज जी इंटू एम अपॉन स्मॉल आर इज माई पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू दैट इज माइनस जी इंटू एम अपॉन स्मॉल आर इज माई पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। तो मालूम पड़ा पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये अर्थ सरफेस है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, कुछ हाइट एच में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, और ये हाइट एच में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, एम जी एच, इतना याद रखना, एम जी एच। और कुछ हाइट एच में गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ही हाइट मेरा बढ़ते जाएगा जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है और जी अलग होता है। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट बढ़ने से कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है हाइट बढ़ने से। ओके, सो समझ में आया जी का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसे मिला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास ऑफ द बॉडी दैट इज माइनस जी इंटू एम अपॉन आर इंटू एम, दैट इज माइनस जी इंटू एम अपॉन आर। जी इज वॉट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल constant, m is what, mass of the earth, small m is what, mass of the body, r is what, distance from the center of earth। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो आर है ये सरफेस में कुछ हाइट में जाएगा तो क्या जाएगा, मैंने बताया था, देखो ये हाइट में चला गया ना, ये आर तो पूरा ये है ना, पर ये डिस्टेंस से लेके ये कैपिटल आर भी है ना, तो ये आर क्या होगा, कैपिटल आर प्लस एच। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, आर क्या होगा, कैपिटल आर प्लस एच। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच, कुछ हाइट में रहेगा तो,
अंडरस्टूड। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपको याद रखना है, ये सरफेस पे रहेगा, मतलब इस कंडीशन में P इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एम अपॉन आर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P विल बी वॉट, माइनस जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच। तो सर आपने ये क्या बताया, एम जी एच भी एक पोटेंशियल एनर्जी है कुछ हाइट h में, पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच। Understood? So moving on to the next topic, that is escape velocity. Next topic is what? Escape velocity. अब थोड़ी देर पहले हमने देखा जैसे ही हाइट बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होते जाएगा। अब एस्केप वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे ही मैं अगर कोई बॉल को अर्थ सरफेस के ऊपर फेंक दूँ तो बॉल नीचे आएगा, मतलब कुछ वेलोसिटी तक जाएगा। मतलब जैसे मेरा ये अर्थ सरफेस है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने एक बॉल लिया, उसको ऊपर फेंका, तो ये बॉल यहाँ तक जाएगा। इस समय तक उसका क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होते रहेगा जब बॉल यहाँ पर पहुँचने वाला है। जब बॉल यहाँ पे कुछ पहुँच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ज़ीरो होने के बाद उसके ऊपर और बॉल नहीं जाएगा, वो बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी किस कंडीशन में आएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यही होता है एस्केप वेलोसिटी का कंडीशन। क्यों, जब मैंने अर्थ सरफेस में से कोई बॉल फेंका तो ऊपर जाएगा, कुछ समय के बाद वो बॉल का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, फिर वो नीचे आने से उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी क्यों आया, अगर देखो, अगर ये बॉल का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है और कुछ टाइम के बाद वो ना डिस्टर्ब होके ना एस्केप कर देगा। मतलब क्या, जैसे ही वेलोसिटी और बढ़ते गया, मतलब ये जीरो के ऊपर भी और बढ़ते गया, मतलब वो क्या करेगा, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप कर देगा। मतलब ये अर्थ सरफेस है, एक और एग्जांपल ले लो, ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है, इसमें प्लैनेट घूम रहे, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स है कि नहीं है, फोर्स। फिर भी ये दोनों को क्यों एस्केप नहीं कर रहा है प्लैनेट, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना उसका फिक्स है घूमने वाला। अगर ये वेलोसिटी फिक्स नहीं होगा, बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इधर से एस्केप कर देगा। क्या कर देगा, एस्केप कर देगा, मतलब वो ऑर्बिट से वो प्लैनेट हट जाएगा, मतलब वो एस्केप कर देगा। और जो एस्केप करेगा उसको वेलोसिटी जो कैलकुलेट होगा उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन जो न्यूटन ने बताया है वो याद रखो। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे इक्वेशन किसने एक्सप्लेन किए हैं, न्यूटन ने। जहाँ पे ये v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये t क्या होता है, टाइम। t क्या होता है मेरा, टाइम। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही मैं कोई भी बॉल को ऊपर फेंकूँ तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, कुछ जब बॉल नीचे आने वाला है, थोड़ी देर पहले उसका वेलोसिटी जीरो होगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते बॉल नीचे आएगा। पर इसका एस्केप वेलोसिटी से क्या लिंक है, ये अर्थ है, उसके अराउंड ऑर्बिट है, उसमें प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ है, और उन दोनों के बीच में कोई वेलोसिटी है, हाँ है, वो फिक्स है। पर जब वेलोसिटी बढ़ जाएगा वो ऑर्बिट से प्लैनेट निकल जाएगा, मतलब वो एस्केप कर देगा, मतलब वो जो वेलोसिटी होगा जो एस्केप बॉडी का उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। इसको न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया, अपने 3 इक्वेशन से उन्होंने एक्सप्लेन किया जो न्यूटन के काइनेमेटिक इक्वेशंस है। तो उन्होंने लास्ट वाला इक्वेशन लिया, दैट इज v स्क्वायर, लिख लेता हूँ पहले, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन, v square is equal to u square plus 2as. v is the final velocity which is 0, yes or no।
ये वेलोसिटी यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो रहा है ना, मतलब ये v क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी विच विल बी जीरो, v विल बी व्हाट, जीरो। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे a क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस ऑफ g, तो a क्या होगा, माइनस ऑफ g। तो इसमें इक्वेशन क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, v का वैल्यू क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ g इंटू एस। तो मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर माइनस 2g एस इज इक्वल टू जीरो, तो यू स्क्वायर विल बी वॉट, 2 इंटू जी इंटू एस। तो g का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे लिखता हूँ, g विल बी वॉट, यू स्क्वायर अपॉन 2s, यस और नो, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, माइनस नहीं प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2s। जी का वैल्यू क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2s। कैसे आया, v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं था तो u लिया हमने, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, तो माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gS इज इक्वल टू जीरो, तो ये राइट हैंड साइड में चला गया तो प्लस हो गया, तो g विल बी वॉट, यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कब, जब बॉडी एस्केप करने वाला है। हमें पता है कि g वैल्यू डिक्रीज होता है कब, जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो पुलिंग फोर्स होता है वो डिक्रीज होने लगता है किसके किसके बीच में, अर्थ सरफेस और बॉडी के बीच में। तो अब हम डिफाइन कर देते हैं एस्केप वेलोसिटी को। मैंने एस्केप वेलोसिटी क्या बताया कि जब वेलोसिटी बढ़ता जाएगा कुछ कंडीशन में जीरो आएगा, फिर भी और बढ़ते जा रहा है, मतलब वो बॉडी क्या करेगा, उस कंडीशन से एस्केप कर देगा, बॉडी क्या करेगा, उस कंडीशन से एस्केप कर देगा। जो एस्केप करने वाला वेलोसिटी होगा उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। एज द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस इट विल बी गोज ऑन टू द लार्जर हाइट। कभी जब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज होगा, when the initial velocity of the body increases it will go to the larger height at the particular value. The initial velocity of a ball, understand this properly, at the particular value the initial velocity of the body means what, we have considered a ball, okay, object or a body. The ball is able to overcome the downward pull of the earth. The ball will overcome the downward pull of the earth and can escape the earth from, and it will not fall back on the earth is called escape velocity. तो क्या बोला इसने, देखो, मैंने बॉडी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी को मतलब ऑब्जेक्ट बॉल, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल इंक्रीजेस इट विल गोज टू अ लार्जर हाइट। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, इनिशियल वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा इट विल गोज टू अ लार्जर हाइट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल विल बी जीरो, ये जीरो जाएगा यहाँ पे। द बॉल विल ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ, फिर क्या होगा, बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगा एंड कैन एस्केप फ्रॉम द अर्थ। कब एस्केप करेगा, जब उसका वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, या तो नीचे आएगा नहीं तो एस्केप कर देगा। जो एस्केप करने वाला वेलोसिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप
वेलोसिटी। तो मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे मैंने अर्थ सरफेस में मैं खड़ा हूँ, मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी बढ़ेगा, कुछ कंडीशन के बाद वेलोसिटी जीरो होगा, फिर नीचे आएगा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, गिर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। फिर और भी वेलोसिटी बढ़ता गया तो वो क्या करेगा, वो एस्केप कर देगा, मतलब उस जो वेलोसिटी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। सो व्हेन the initial velocity of a ball increases, it will be goes to the larger height. At a particular value, the initial velocity of a ball will be zero. The ball will overcome downward pull of the earth and can escape the earth from it, and it will not fall back to the earth, is called escape velocity. तो ये वैल्यू कितना होगा escape velocity का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने से पहले मैं काइनेटिक, मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है एट दी अर्थ सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सरफेस ऑफ दी अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस जी इंटू एम अपॉन आर। ये सर नो, ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। ये सर नो, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर प्लस माइनस जी इंटू एम अपॉन आर। तो क्या मिलेगा, हाफ एम वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस जी इंटू एम अपॉन आर इज माई टोटल एनर्जी। ये एट अर्थ सरफेस है, कहाँ पे, एट दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। काइनेटिक एनर्जी मिला, पोटेंशियल एनर्जी मिला, टोटल एनर्जी मिला। एट हाइट h, एट हाइट h में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच। यस और नो। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फिर वही काइनेटिक एनर्जी विल बी इनफाइनाइट डिस्टेंस ना, हाइट h और इनफाइनाइट। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी विल भी इनफाइनाइट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया ना, मतलब क्या देखो, माइनस जी इंटू एम अपॉन इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी इस कंडीशन में क्या आएगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी व्हाट, जीरो। काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो विल बी जीरो। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो। टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ हाइट h में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो जाएगा, मतलब हाइट h और इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। और टोटल एनर्जी भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, मतलब E1 कितना होगा, हाफ। E1 मतलब क्या, एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। E2 क्या होगा, एनर्जी एट दी हाइट। सो E1 इज इक्वल टू E2। एनर्जी एट सरफेस में क्या मिला है, हाफ एम वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर माइनस जी इंटू एम अपॉन आर इज इक्वल टू E2 क्या है, जीरो। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, हाफ। E2 जीरो है ना, टोटल एनर्जी जीरो है, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी विल व्हाट, जीरो। तो हाफ एम वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर, एम गेट कैंसिल। सो वेलोसिटी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एम अपॉन आर। सो एस्केप वेलोसिटी विल बी व्हाट, रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एम अपॉन आर। दिस इज माई एस्केप वेलोसिटी। जब इसको वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जी, देखो जी क्या मिला था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिला था, है कि नहीं, आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमें आर स्क्वायर लेके आना, तो क्या करना, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी एस्केप विल बी व्हाट, 2 इंटू जी इंटू एम इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जी इंटू एम इंटू आर क्या है, स्मॉल जी। तो वेलोसिटी एस्केप मुझे क्या मिलेगा,
2 इंटू जी इंटू आर, दिस इज माई वेलोसिटी एस्केप। जब इसमें मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू, टू इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, तो मुझे वेलोसिटी एस्केप का वैल्यू कितना मिलेगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसे याद रखना है। जो भी बॉडी एस्केप करेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो स्मॉल आर है वो एक और फॉर्मूला याद है, स्मॉल आर इज व्हाट, कैपिटल आर प्लस एच। तो कैपिटल आर प्लस एच, सरफेस में रहेगा तो एच क्या हो जाएगा, 0, तो स्मॉल आर विल बी व्हाट, कैपिटल आर। और कुछ हाइट में रहेगा तो नोट में याद रखना है, एट हाइट रहेगा तो आर इज व्हाट, आर प्लस एच, तो एच का भी वैल्यू कुछ होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो आपके पेज नंबर 14 में मौजूद है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। क्या बोला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी on the surface of the moon given the mass and the radius, given the mass and the radius of the moon to be 7.34 into 10⁻22 kg and radius is 1.74 into 10⁻6 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी। तो दिया गया है गिवन में, मास ऑफ द मून दैट इज हाउ मच, 7.34 इंटू 10⁻22 kg, यस और नो। और रेडियस ऑफ द मून कितना दिया है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, यस और नो। अब टू फाइंड में क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का, रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एम अपॉन आर, यस और नो। सो सॉल्यूशन में क्या आएगा, वेलोसिटी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एम अपॉन आर, विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, आई एम सॉरी ये हमने अर्थ का लिख दिया ना, पर मून का दिया है, मून का क्या है 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून कितना दिया, 1.74 इंटू 10⁻6। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी एस्केप आपको कितना मिलेगा, तो आपको कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकेंड में। दिस इज योर होमवर्क। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। क्वेश्चन है, इफ द पर्सन वेट ऑफ 750 न्यूटन ऑन द अर्थ, इफ द पर्सन weight of 750 Newton on the earth, how much would be his weight on the moon, how much weight would be on the moon given the moon mass is 1/81 of that the earth and radius is 1/37 of the 1/3.7 of the earth। गिवन में क्या क्या दिया है देखो, क्वेश्चन पहले बोला एक पर्सन का वेट है 750 न्यूटन
अर्थ सरफेस पे है, तो उसका वेट मून में कितना होगा, जबकि मून का जो मास है वो 1/81 टाइम्स ऑफ अर्थ दिया गया है और रेडियस जो दिया गया है 1.37 टाइम्स ऑफ दी अर्थ का दिया गया है। तो पर्सन वेट क्या दिया उन्होंने, ऑन दी अर्थ इज 750 न्यूटन, मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ द मून इज 1/3.7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। यस और नो? कैलकुलेट क्या करना है, पर्सन वेट ऑन दी मून कैलकुलेट करना है। यस और नो? सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फोर्स का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया इन्होंने, पहला गिवन में मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ, यस और नो? सो मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ विल बी हाउ मच, 1/81। रेडियस ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होगा, 1/3.7। तो हमें मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून निकालना है। लेट द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून बी mkg, ठीक है? तो इन्होंने मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ दिया है, सो वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ क्या होगा फॉर्मूला, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे ये मास ऑफ द अर्थ है और मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एम जी कितना है, 750 दिया है ना, मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज जी इंटू एम, सॉरी ये मास ऑफ द अर्थ नहीं होगा, ये कैपिटल एम होगा, मास ऑफ द अर्थ, ओके आई एम सॉरी, ये मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ है। तो एम मिल गया मेरे को, मास ऑफ द बॉडी कैसे मिलेगा, देखो एम विल बी 750 इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो मुझे मास मिल गया। अब मैं मून में आता हूँ, वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून will be g into mass of the moon into mass of the body upon r square। तो weight of the body क्या मिलेगा, g into mass of the moon upon r square into small m क्या है, 750 into r square, ये रेडियस ऑफ द r square into जी इंटू एम ई, यस और नो? तो ये किसका है, रेडियस ऑफ द मून है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द मून है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो जी जी गेट कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा, मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ इंटू 750 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। मास ऑफ द मून कितना दिया है, 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ, यस और नो? दिया है ना क्वेश्चन में, अपॉन मास ऑफ द अर्थ इंटू 750 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द मून क्या है, 1.37 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ द मून वही है ना, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कट हो गया, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द अर्थ कट हो गया, तो बचा क्या, 1/81 इंटू 750 डिवाइडेड बाय
1/3.7 का स्क्वायर, यस और नो, 1/3.7 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून will be equal to 1/81 इंटू 750 इंटू 3.7 का स्क्वायर। ये 3.7 ऊपर चले जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/81 इंटू 750 इंटू 3.7 दी होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और इससे 81 से डिवाइड करिए तो आपको वेट ऑन मून मिल जाएगा। ये आपका क्या है, होमवर्क। कैलकुलेट करिए होमवर्क में। ओके, आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी द सर्कुलर मोशन टॉपिक। सो होप you understood this video. If you have understood, please like and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.